डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं आज आपके सामने क्लास 12th का टॉपिक मैट्रिक्स डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपकी आरबीएससी की बुक में यूनिट नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर बात करेंगे। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे प्रत्येक स्टूडेंट्स। डेफिनेशन क्या होती है ध्यान से देखेंगे। समान राशियों या संख्याओं, समान राशियों या संख्याओं, संख्याएं वास्तविक भी हो सकती हैं और समृद्ध भी हो सकती हैं। तो समान राशियों या संख्याओं के उस व्यवस्थित क्रम को, समान राशियां या संख्याओं के उस व्यवस्थित क्रम को मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें इन्हें कुछ पंक्तियों एवं कुछ स्तंभों की सहायता से, कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों की सहायता से वर्गाकार या आयताकार रूप में लिखा जाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला है? समान राशियां मीन्स सेम क्वांटिटीज एंड नंबर्स में रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। उनकी जो मैट्रिक्स जो होता है, उनका एक अरेंजमेंट होता है, उन संख्याओं का या राशियों का अरेंजमेंट होता है, जिसमें जो हम अरेंजमेंट करते हैं वो किसके थ्रू किया जाता है? कॉलम और रो के थ्रू जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पर मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स बना रखा है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हम इसकी बात करें, ये होती हैं रो, जिनको हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। और ये क्या है? इनको बोलते हैं कॉलम। ये क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे A11 का मीन्स जो पहला डिजिट होगा ये पंक्ति को शो करता है, और जो दूसरा डिजिट होगा ये स्तंभ को शो करता है। तो A11 मीन्स पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। A11 मीन्स पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। A12 मीन्स पहली पंक्ति और स्तंभ कौन सा हो गया? दूसरा। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। जैसे इसकी बात करें, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इनको हम 3 इनको सफिक्स बोलते हैं। इनको डिनोट्स करते हैं AIJ। आई यहां पर होता है कॉलम को डिनोट्स करता है, आई जो रो को डिनोट्स करता है, और जे किसको डिनोट्स करता है? कॉलम को डिनोट्स करता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि आप अगर ऐसे चलेंगे तो A11, A12, A13 डॉट A1N। 1N मतलब इसमें कितने कॉलम है? इसमें N कॉलम है। और रो कितनी है? 1 2 3 डॉट कहां तक जा रहा है? M तक। तो इसमें रो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी? M हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम मीन्स M क्रॉस N। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम का जो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके शो अप नहीं करेंगे। जैसे 2 है और 3 है तो 6 लिख दें, ऐसे नहीं। इसको केवल शो अप किया जाता है 2/3, 2 into 3। तो इसको हम मैट्रिक्स की कोटि बोलते हैं। मैट्रिक्स की क्या बोलते हैं? कोटि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। जैसे जनरली हम किसी रूम का साइज बताते हैं कि 10/12 का रूम है, तो 10/12 का रूम है, मतलब 10 फुट तो इसकी लेंथ हो गई, 12 फुट इसकी विड्थ हो गई, या 10 फुट विड्थ हो गई, 12 फुट लेंथ हो गई। तो इसी टाइप से हम जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होती है उसको हम M क्रॉस N मीन्स नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे
अगर मैं एक मैट्रिक्स और आपके सामने डिजाइन करूं, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, तो इसकी कोटि बताएं, इसमें कितनी पंक्ति है? पंक्ति कितनी है? 1, 2 एंड 3। कितनी पंक्तियां हैं? 3। अब कॉलम कितने होंगे? 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हुए? 3 हुए। तो 3 इंटू 3। अगर आप 3 इंटू 3 करते हैं तो कितना आता है? 9। मीन्स 9 इसमें एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे। जैसे एक मैट्रिक्स और हम डिजाइन करते हैं, A11, A12, A13, A21, A22 और A23। अब इसको देखें, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? कितनी पंक्तियां हैं? 1 और 2। कितनी पंक्तियां हुई? 2 पंक्तियां हुई। और स्तंभ कितने हैं? 1, 2 और 3। तो इसकी हम कोटि कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 लिखेंगे। और इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दें 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? इसमें 6 होंगे। तो आप मतलब जो मैट्रिक्स होता है ये स्क्वायर शेप में भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है। तो दोनों ही शेपों में होता है। देखो ये इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम थे, तो ये इस वर्गाकार रूप में हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं थे, तो ये किस रूप का हो जाएगा? आयताकार रूप का हो जाएगा। तो इस टाइप से हम, अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट, तो हम तुरंत काउंट करेंगे तीसरी पंक्ति 1, 2, 3 यहां पर, और फिर दूसरा स्तंभ 1 और 2। तो ये जो एलिमेंट होगा ये किसका हो जाएगा? तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का। अब आपको ये और ध्यान देना है कि ये जो होते हैं 1, 1, ये 1, 1, ये 2, 2, ये 3, 3, ये 2, 3, इनको हम पादांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादांक बोलते हैं। और इंग्लिश में हम इनको क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। तो अब आप इसको नोट कर लें। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आव्यूह की तुलना। आव्यूह का कंपेयर कैसे करेंगे कि एक दो आव्यूह हैं, उनका कंपेयर कैसे? सबसे पहले तो आपको ध्यान देना चाहिए कि दो आव्यूह की तुलना तभी संभव होगी जब उनकी कोटियां समान हों। दो आव्यूह की तुलना कब की जा सकती है? जब उनकी क्या कोटियां समान होंगी, कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों की समान होनी चाहिए, तभी ही हम किन्हीं दो आव्यूह की तुलना कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स क्या होंगे? समान मैट्रिक्स के लिए 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला तो 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले कोटि समान होनी चाहिए, उनकी कोटि समान हो। कोटि कैसी हो? समान हो। नेक्स्ट नंबर आएगा कि उनकी जो संगत एलिमेंट हैं, उनके कैसे संगत एलिमेंट भी, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मैं तुम्हें मतलब बताता हूं। अभी ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। जैसे दो मैट्रिक्स मैंने यहां पर लिख दिए, एक एक्स वाई जेड और यहां पर डब्ल्यू। इसकी ऑर्डर कितना है? इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2 का, इक्वल यहां पर 1, 2, 3 और ये 4। ये भी कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर। अब इनकी कोटियां समान हो गई।
अब ये समान मैट्रिक्स कब होंगे? जब इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होंगे? सेम होंगे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट यहाँ के पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के बराबर होना चाहिए। मींस x इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसे ही y इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। z इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3 और w इक्वल टू 4। तभी ये दोनों मैट्रिक्स कैसे कहलाएंगे? समान मैट्रिक्स कहलाएंगे। ये होता है। इस पर 3.1 एक्सरसाइज में आपकी मैं क्वेश्चंस भी हैं एक दो इस कंसेप्ट पर, और एग्जाम्पल में भी इसके क्वेश्चंस आपको गिवन हैं। तो इस समान मैट्रिक्स से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समान मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहला तो कोटि समान होनी चाहिए दोनों मैट्रिक्स की। कोटि समान होने के बाद उनके संगत एलिमेंट्स भी कैसे होना चाहिए? समान होना चाहिए। आव्यूह की तुलना में क्या था कि दोनों मैट्रिक्स की कोटियां समान होनी चाहिए, तभी उनकी तुलना संभव है। और समान मैट्रिक्स में क्या है कि कोटि समान हो और संगत एलिमेंट भी कैसे होंगे? उनके समान होंगे। तो वो मैट्रिक्स कैसे कहलाएंगे? समान मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब हम मैट्रिक्स के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इसको आप नोट कर लें। स्टूडेंट्स, अब हम मैट्रिक्स के प्रकार मतलब टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। सबसे पहला आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मींस पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स क्या होता है? वह मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो। वह मैट्रिक्स, ध्यान से सुनेंगे, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे A11, A12 और A13। A11, A12 और A13 कितनी रो है? इसमें एक रो है। और कॉलम कितने हैं? 1, 2 और 3। मतलब पंक्ति 1 और कॉलम 3। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 1 क्रॉस 3 हो जाएगी। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति होगी, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं लेकिन पंक्ति केवल एक होगी, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड नंबर आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जैसे रो मैट्रिक्स था। कॉलम मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे कि वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो जैसे A11, A21 और A31। A11, A21 और A31। कॉलम कितना है? एक कॉलम है, लेकिन पंक्ति कितनी है? 3 है। तो इसकी ऑर्डर हम क्या लिखेंगे? 3 क्रॉस 1 लिखेंगे। तो ये 3 क्रॉस 1 कोटि का मैट्रिक्स है। अब आता है थर्ड नंबर पर जीरो मैट्रिक्स। जीरो, इसी को ही हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या इसी को क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स बोलते हैं। शून्य मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? वह मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो। वह मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव कैसे होंगे? शून्य होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। इसे ओ से डिनोट्स किया जाता है। इसे किससे डिनोट्स करते हैं? ओ से डिनोट्स करते हैं। जैसे 0 0 0 0। कितनी रो है इसमें? 2। कॉलम भी कितने हैं? 2।
तो कोटि क्या हो जाएगी, इसकी ऑर्डर क्या होगी, 2 क्रॉस 2 की होगी। अब जैसे नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाए हम 0 0 0 0 0 0, रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, तो कोटि क्या होगी 2 क्रॉस 3 होगी। तो ये सबसे पहला हमने मैट्रिक्स के प्रकार में रो मैट्रिक्स सीख पढ़ लिया है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति होगी, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही स्तंभ होगा, और जीरो नल मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव कैसे होंगे, जीरो होंगे। वह मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या होंगे, जीरो होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसे ओ से डिनोट्स किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स के प्रकार की वर्ग कितने प्रकार से के वर्ग मैट्रिक्स होते हैं, तो अभी आप इसको नोट करें। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ध्यान से देखेंगे। स्क्वायर मींस वर्ग, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है। वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। रो और पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या कैसी होगी, समान होगी। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या कैसी होगी, समान होगी। जैसे जैसे A11 A22, कितनी पंक्तियां हैं, 2, और कितने स्तंभ हैं, 2। इसकी कोटि क्या होगी, 2 क्रॉस 2 होगी। जैसे एक और मैट्रिक्स हम बनाए, A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। कितनी रो है इसमें, 3, और कॉलम कितने हैं, 3। तो ये कितना हो, कितनी कोटि का होगा, 3/3 का। मीन्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही कैसे हैं, सेम हैं, इक्वल हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यहां पर मैट्रिक्स का एक प्रिंसिपल डायगोनल होता है, मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। वैसे तो मैट्रिक्स के 2 डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल, लेकिन इनमें एक ही प्रिंसिपल डायगोनल होता है। और प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है आपका, ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। ये विकर्ण होता है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। जबकि इसे, ये विकर्ण है लेकिन इसको मुख्य विकर्ण नहीं बोला जाता है। मुख्य विकर्ण केवल ये होता है, क्यों होता है, रीजन मैं बता दूं आपको। वह विकर्ण जिसके दोनों पादांक समान होते हैं, जैसे 1 1, दोनों पादांक कैसे हैं, सबस्क्रिप्ट्स, दोनों कैसे हैं, समान। A22 मीन्स 2 2, A33 3 और 3, दोनों पादांक कैसे हैं, समान है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के, कोई अगर आपसे पूछता है प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, जिसके दोनों पादांक समान होते हैं, ऐसे डायगोनल को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कई मैट्रिक्स आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला इसमें आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स के बाद आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पार्ट होते हैं, तो उनको हम देखते हैं। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं एक बार वापस बता रहा हूं कि जिसमें पंक्तियों और एवं स्तंभों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और जिस विकर्ण के दोनों पादांक समान होते हैं,
उस विकर्ण को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, मुख्य विकर्ण। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट देखेंगे अब हम। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट सबसे पहला आता है यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स सेकंड आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स थर्ड आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के भी दो पार्ट होते हैं। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के भी कितने पार्ट होते हैं? दो। एक तो होता है अपर ट्राइंगुलर और दूसरा होता है लोअर ट्राइंगुलर। ध्यान से देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के कितने? डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये सारे जितने भी ये जो मैट्रिक्स होती हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में भी पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी, इसमें भी होगी, इनमें भी होगी और इनमें भी होगी। बस डिफरेंस अब इनमें क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? वह मैट्रिक्स, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव कैसे होंगे? शून्य होंगे। जैसे इसके लिए एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहां पर। जैसे A11 0 0 0, A22 0 0 0 और A33, जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव कैसे होंगे? शून्य होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स क्या होता है? अदिश मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अदिश मैट्रिक्स जो होता है वो कैसा होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो वह डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। ध्यान से सुनेंगे। स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। तो लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या होता है? इसमें जो मुख्य विकर्ण के अवयव जरूरी नहीं है कि समान हों, बट स्केलर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे A0 0 0, A0 0 0 और ये A मीन्स मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हैं? समान हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स को डेफिनेशन कैसे देंगे? वह वर्ग विकर्ण मैट्रिक्स, वह वर्ग विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे होंगे? समान होंगे। स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। अब आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हिंदी में इसको इकाई मैट्रिक्स
या तत्समक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर भी होता है, डायगोनल भी होता है और स्केलर भी होता है। बट डिफरेंस क्या है इसमें कि वह मैट्रिक्स जिसकी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 एक, कितना होगा? 1 होगा, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। वह मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 एक, कितना होगा? 1 होगा, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसे आई से डिनोट्स करते हैं, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है आई। इसका यूज भी काफी होगा आपके क्वेश्चंस में। तो आई बराबर हम क्या लिखेंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3x3 ऑर्डर का है। जैसे 2x2 ऑर्डर का अगर हम इकाई मैट्रिक्स लिखते हैं तो 1 0 0 1, ये 2x2 ऑर्डर का है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या था? स्क्वायर भी था, डायगोनल हो गया क्योंकि मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो गए, स्केलर भी हो गया, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो गए, और यूनिट की मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है? 1 है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो I इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये दो कोटि का है और ये 3 कोटि का है। इनका हमें क्वेश्चंस में हमें यूज करना है जहां भी आई होगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 2x2 का लेना होगा तो हम 2x2 का लेंगे, और अगर हमें 3x3 का लेना होगा तो हम 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स लेंगे। तो ये मैट्रिक्स आपका मोस्ट है। अब बात करते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पर, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें 2 कैटेगरी में डिफाइन होता है। एक तो होता है अपर ट्राइंगुलर और एक होता है लोअर ट्राइंगुलर। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में हम बात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए कि वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य होते हैं। अपर ट्राइंगुलर कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, डेफिनेशन के नाम के अकॉर्डिंग और डेफिनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि अपर का मतलब तो ऊपर होता है, लेकिन बट इसमें क्या होता है कि वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य होते हैं, जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, जिसके मुख्य विकर्ण के, अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए एग्जांपल है, जैसे मैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लिखूं तो A11 A12 A13 0 A22 A23 0 0 और ये A33, ये आपका मुख्य विकर्ण है। ये क्या है? मुख्य विकर्ण है। तो मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो ये क्या होगा? इसको अगर हम नाम दें तो ये होगा आपका A12, ये होगा A13 और ये क्या होगा? A। इसको अगर हम नाम देंगे, सॉरी एक मिनट, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तो ये एलिमेंट होगा A21, ये एलिमेंट होगा A31 और ये एलिमेंट होगा A32। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें पंक्तियों की संख्या कैसी है? ज्यादा है देन स्तंभों से। पंक्ति कितने? 2, स्तंभ 1। मतलब इसके लिए हम लिखते हैं कि आई जो होता है, आई डिनोट्स करता है पंक्तियों की संख्या को और जे डिनोट्स करता है स्तंभों की। तो आई हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए? जे से बड़ा होना चाहिए।
आई अगर जे से बड़ा है तो ऐसे मैट्रिक्स, और मुख्य विकर्ण आई ग्रेटर देन जे, ये कंडीशन होती है। और मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होना चाहिए। इसको हम ऊपरी क्यों बोलते हैं, इस अगर हम इनको मिलाते हैं तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बनता है। कैसा, ऊपरी अपर ट्राइंगुलर बनता है, अपर ट्राइंगल बनता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव जीरो होंगे, जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव जीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे A11 0 0, A21 A22 और ये 0, A31 A32 और ये A33। तो ये जो मैट्रिक्स होगा, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव कैसे होंगे, जीरो होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें अगर हम इनको मिलाते हैं तो ये निचला त्रिभुज बनता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर। बट अब इसके लिए आई ग्रेटर देन जे था, तो इसके लिए आई लेस देन क्या होगा, जे होगा। मतलब इन तीनों एलिमेंटों में पंक्ति कम होगी, किससे, स्तंभ से। तो आप देख सकते हैं हमने स्क्वायर मैट्रिक्स से कितने मैट्रिक्स डिफाइन हो गए हैं आपके, डायगोनल, स्केलर, यूनिट मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर में दो पार्ट, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसके और पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, मैट्रिक्स को आगे लेके चलते हैं। अभी हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स के टाइप, इक्वल मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। इतनी थ्योरी से हमारा 3.1 एक्सरसाइज इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3.1 एक्सरसाइज मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। यदि आपको भाई वीडियो मेरे पसंद आ रहे हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे और स्टूडेंट्स भी इजीली मैट्रिक्स को समझ सकें। तो थैंक यू।